हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट सेशन एंगल्स एंड लाइंस का, जो है चैप्टर 6 क्लास 9 का। और अब तक हम समझ चुके हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, और हम इसके सॉल्व क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो वेट किस बात का है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बाय द वे, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसपे कि मैं अपडेट करता हूं 9th और 10th के मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस। और ये आपको प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। और आपके जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन क्या है। तो आप प्लीज अभी जाकर के ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्लान कर सके। सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर की मैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइन से कौन से एंगल्स बनते हैं, वो भी मैं कवर कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वो वीडियोस अभी चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर 6.23 इफ AB इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू EF एंड Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड X। तो बेसिकली हमको, मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि ये पिक्चर में थोड़ा सा डायग्राम स्मॉल हो सकता है, आपको शायद ठीक से पसंद में नहीं आ रहा होगा, और फिर हमको इसके ऊपर काफी चीजें लिखनी भी होती हैं। तो इसलिए एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करना ही हमेशा बेटर रहता है। तो ये है लाइन ABCDEF, ये एंगल है X, ये एंगल है Y, और हमको निकालना है एंगल Z। तो इसने हमको दे रखा है कि Y/Z के जो रेशियो है वो है 3:7, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। तो हमको पता है कि अगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। तो ये तीनों तीनों लाइन पैरेलल है। अब आप देखिए X और Y की रेशियो से दे रखी है, जो सॉरी उसने हमको Y और Z की रेशियो दे रखी है, जो कि है 3:7। तो अगर Y/Z इज इक्वल टू 3:7 है तो हम लिख सकते हैं Y कैन बी इक्वल टू 3A एंड Z कैन बी इक्वल टू 7A। इनका रेशियो 3:7 है, तो 3A और 7A हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि ये कौन से एंगल बन रहे हैं। तो X और Y जो है हमारे लीनियर एंगल्स हैं, लीनियर इंटरनल एंगल्स हैं, और Y और Z के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर मैं Y के साथ वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसको मैं दोबारा दूसरे कलर में ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस Y। क्यों? क्योंकि CD एक लाइन है और ये ट्रांवर्सल उस CD पर एक लीनियर पेयर बना रही है, और वो लीनियर पेयर है एंगल Y और 180 माइनस Y। ऑब्वियसली लीनियर पेयर का सम होता है 180, तो अगर एक एंगल Y है तो दूसरा एंगल 180 माइनस Y होगा। अब आप देखो कि 180 माइनस Y और Z, ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और अगर 180 माइनस Y और Z कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि 180 माइनस Y विल बी इक्वल टू Z, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और यहां लिख दोगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं तो Y प्लस Z इज इक्वल टू 180, और हमको पता है कि Y की वैल्यू है 3A, Z की वैल्यू है 7A, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो यानी कि 10A इज इक्वल टू 180, और इसका मतलब ये है कि A इज इक्वल टू 18। अगर A 18 आ गया है तो हमारा Y हो जाएगा 18 इंटू 3 यानी कि 58 और हमारा Y हो जाएगा Z हो जाएगा 18 इंटू 7, तो X हो जाएगा, Y हो जाएगा 54 और Z हो जाएगा 126। हमको निकालना है X। आप देखो X और Y ये दोनों के दोनों लीनियर एंगल्स हैं, यानी कि X प्लस Y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हमारा X है, X निकालना है, X इज इक्वल टू 180 माइनस Y, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो यानी कि X हो गया 180
-54 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यानी कि हमारे जो x है वो है 126 डिग्री। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। बस आपको याद रखना है कि लीनियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है यहां पर। तो इन फिगर 6.24 इफ AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड GED इज 126 डिग्री, फाइंड AGE, GEF एंड FGE। तो पहले इसको हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमको इस पर्टिकुलर फिगर में कोई दिक्कत ना हो करने के लिए। फिर ये है यहां से इस पर, और ये है, ये हो गया, और एक और ये साथ में हमको नंबर दे देते हैं AGEB, साथ में है ये CE और D। इसने हमको दे रखा है एंगल GED इज इक्वल टू 126, यानी कि ये एंगल जो है 126 डिग्री है। तो अभी हमको कह रहा है कि EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, तो यानी कि EF इज परपेंडिकुलर टू CD। और दूसरा कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, यानी कि AB जो है वो CD की पैरेलल है। यानी कि सारे के सारे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल या फिर लीनियर अपोजिट एंगल, वो सबके सब इस पे लग जाएंगे। ओके, लेकिन देखते हैं पहले ये क्या आपको कह रहा है। तो यानी कि ये कह रहा है कि EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 हो गया तो हमको निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है AGE, GEF एंड FGE। हमको निकालना है AGE यानी कि ये, दूसरा निकालना है GEF यानी कि GEF यानी कि ये, और हमको निकालना है FGE यानी कि FGE, इसका मतलब ये। ओके, तो पहला तो ये देखो आप कि एंगल AGE और एंगल GED, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे पहले एंगल AGE is equal to एंगल AGE is equal to एंगल GED। और क्यों, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यानी कि अगर GED 126 है तो AGE भी 126 हो जाएगा, तो यानी कि एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा 126। को दूसरे कलर में लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने वैल्यू निकाल ली है, ये हो गया 126। अगर एंगल AGE 126 हो गया तो एंगल FGE क्या होगा, ध्यान से देखो, AGE FGE ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। AB एक लाइन है और उसके ऊपर GE एक लाइन ड्रॉन है जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम लिखेंगे एंगल FGE प्लस एंगल AGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यहां लिख देंगे लीनियर पेयर। ध्यान से दोबारा देखो एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो AB एक लाइन है, GE उस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉन है जो कि इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये दो एंगल बन रहे हैं AGE और दूसरा एंगल बन रहा है FGE, और क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अब एंगल AGE हमको पता है कि ये हो गया 126 डिग्री, तो एंगल FGE हो जाएगा 126 माइनस 80 which is equal to angle FGE is equal to 180 minus 126 which is equal to 54। तो यानी कि एंगल FGE हो गया 54। और तीसरा हमको निकालना है एंगल FEG या फिर GEF। एक ही मतलब है, FGE या GEF। GEF। अब देखो, अब GED पूरा का पूरा 126 है, FE परपेंडिकुलर है तो FED हो गया 90 डिग्री। तो यानी कि अगर हमको GEF निकालना है तो एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल
GED, GED माइनस एंगल FED, एंगल FED। दोबारा देखो एक बार, हमको निकालना है GEF। अगर GEF निकालना है हमको, मैं इसको ड्रॉ करता हूं दोबारा से, आपको दिख जाए आराम से। GEF निकालना है हमको, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल निकालना है हमको, तो हमको GED माइनस FED करना होगा। GED हमको पता है 126 है, और FED हमको पता है कि परपेंडिकुलर ऐसे 90 होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं 126 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमारे तीनों के तीनों एंगल निकल चुके हैं। AGE आ गया हमारा 126, FGE आ गया 54, और एंगल GEF आ गया हमारा 36 डिग्री। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.25 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज 110, एंगल RST इज 130 एंड फाइंड एंगल QRS। अब देखो, ऐसा कोई डायग्राम आपको दिख जाए ना जिसमें कि लाइन पैरेलल वो बोल दे, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर पूरी पूरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो ये डायग्राम हम इसको यहां बनाएंगे। देखो, इसको बनाता हूं, ये है ST, सॉरी इसको पूरा सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं। ये है ST, और ये इसने ऐसे नीचे ड्रॉ किया। उसके बाद ये, और फिर यहां से इसने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है, हमको इनको पूरा का पूरा बनाना है। तो हमको पूरा का पूरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, और हम यहां पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमको यहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, इसलिए कि ये जो लाइंस है ना, ये ट्रांवर्सल्स है, और एक ट्रांवर्सल यहां पे आए कट हो रही है, तो यहां पे ऑब्वियसली एक पैरेलल लाइन भी होनी चाहिए ना, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि एंगल FQRS दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालना है। और हम इनको भी एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि ट्रांवर्सल्स हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी वही इक्वेशन वही बन जाएगा जो हमको चाहिए था। तीन पैरेलल लाइंस, उनको दो ट्रांवर्सल कट कर रही है, और बहुत ही इजीली हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इनके नाम दे देते हैं। ये है P नहीं है, एक मिनट को, ये है, यहां पर है ST, ये है PQ, और ये है पॉइंट R। अब जो जो नाम नहीं दे रखे हैं ना, वो हम नाम दे लेते हैं। चलो, तो ये हम दे देते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया पॉइंट F, और ये हो गया G। ठीक है, हमको दे रखा है इसने PQ इज पैरेलल टू ST। ST कहां पर है, ST है ये, यानी कि छोटी लाइन जो हमने एक्सटेंड कर ली है, तो PQ हो गया PD इज पैरेलल टू AT नाउ, क्योंकि ST जो है उसको एक्सटेंड करके हमने कर दिया AT। तो हम लिखेंगे यहां पर PQ इज पैरेलल टू ST, thus AT इज पैरेलल टू PD। मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिंपली मैंने लाइन एक्सटेंड की है, तो उसको मैंने नाम दे दिया, इसलिए वो ST जो है उसको मैंने AT कर दिया है, और यहां पे मैंने PQ को PD कर दिया है, बस, और कुछ नहीं किया इसके अंदर। सेकंड कह रहा है एंगल PQR इज 110। अब PQR कहां है, PQR है PQR, यानी कि ये एंगल जो है ये है 110 डिग्री, एंड एंगल RST इज 130। RST यानी कि ये एंगल जो है 130 डिग्री है। देन फाइंड एंगल QRS, तो हमको निकालना है QRS। अब QRS कहां पर है, QRS यानी कि हमको ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अब हमको QRS एंगल निकालना है, तो देखो QRS निकालना इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि QRS की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो हम QRS की जगह हम क्या करते हैं, हम इस वाले एंगल को टारगेट करते हैं, इस पूरे एंगल को, जो कि है एंगल QRG। ओके, हम QRG को ट्राई करते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। हम QRS को कहते हैं एंगल 1, और हम SRG को कहते हैं एंगल 2। ओके, आप फिगर एक बार देख लो दोबारा से, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ये QRS जो हमको निकालना है उसको हम कह रहे हैं एंगल 1, लेकिन क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली लग नहीं पाएगी, इसलिए हम QRS के साथ साथ QRG को भी ले लेते हैं। हम कहते हैं एंगल 1 इज QRS,
और एंगल क्यू आर जी इज एंगल 2 और हमको यहां पे एंगल 1 निकालना है। ओके, अब आप देखो पी डी और ई जी दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि हमने यहां पे एक पैरेलल लाइन ई जी ड्रॉ कर ली है। हमने एक और लाइन ड्रॉ की है ई जी जो कि पी डी और ए टी के पैरेलल है। सो यहां लिखते हैं हम पहले लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन EG such that EG is parallel to PQ is parallel to ST। बेसिकली अगर PQ और ST दोनों पैरेलल हैं तो कोई लाइन EG अगर PQ के पैरेलल है तो ST के पैरेलल होगी। हमने वो कर लिया, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं तो एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल QRG। क्यों? दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख रहा हूं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर जी। ध्यान से देखो एंगल क्यू आर जी, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस एंड दिस। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, करेक्ट। और एंगल पी क्यू आर क्या है? एंगल पी क्यू आर है 110 और QRG क्या है? QRG है एंगल QRS एंगल SRG का एडिशन, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो सेकंड एंगल, सेकंड एंगल देखो आप TSR, एक तो ये एंगल मैं ले रहा हूं और दूसरा एंगल मैं ले रहा हूं SRG। दोबारा से देखता हूं, दोबारा से दिखाता हूं आपको मैं। TSR और SRG क्या हो रहा है? ये दोनों के दोनों आपके लीनियर एंगल्स हैं, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल TSR प्लस एंगल SRG इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे हम लिखेंगे क्या? लीनियर एंगल्स। यहां पे हमने लिखना भूल गए, यहां पे हो गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब एंगल्स TSR क्या है? एंगल TSR है 130, एंगल SRG हमको निकालना है। तो एंगल SRG जो कि एंगल 2 है, इसको मैं एंगल 2 ही लिख देता हूं सीधे। तो ये एंगल 2 है, वो हो गया 180 माइनस एंगल TSR है 130, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो एंगल 2 हो गया 50 डिग्री और ये मैं उठा करके रख देता हूं यहां पर। तो अगर एंगल 2 50 डिग्री है तो एंगल 1 हो जाएगा 110 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 इज 60 डिग्री, एंगल 2 इज 50 डिग्री, यानी कि एंगल QRS जो हमको निकालना था, एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमारा ये आंसर तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो गया है। आइए पढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो इन फिगर 6.26 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ इज 50 एंड PRD इज 127, फाइंड एंगल X एंड Y। चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक बार अपने अकॉर्डिंगली। और ये है पहले AB और उसके नीचे है CD और यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है। और अब हम इसको नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये हो गया A B, P पर यहां पर है और ये एंगल है 50 और हमको निकालना है Y, निकालना है X और निकालना है हमको 127, ये दे रखा है। और ये है CD जहां पे कि Q और R दो पॉइंट है। ओके, तो हमको निकालना है एंगल X, एंगल Y, ये दोनों निकाल ले, हमको दो एंगल दे रखे हैं। तो सिंपल है, तो APQ इज इक्वल टू एंगल PXR। कैसे? देखो एंगल APQ और PXR दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यानी कि एंगल PQR विच इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये तो हमको मिल गया पहला, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है।
अब निकालना है हमको y। ओके, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट देखो, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी, एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी, ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल ए पी आर क्या है, क्या हम लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। फिर से यही हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब एंगल ए पी आर क्या है, 50 प्लस वाई, और एंगल पी आर डी क्या है, 127। तो यानी कि y हो गया 127 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 77। तो यानी कि x हो गया 50 और y हो गया 77। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने बहुत क्विकली और इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें प्रूव करना है हमको, तो हम वो भी देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। चलो, लास्ट क्वेश्चन है रेखा। ओके, थोड़ा ज्यादा डेटा दे रखा है, क्वेश्चन लंबा है तो ध्यान से सुनना। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है हमको मतलब क्या है, पैरेलल है, मिरर हो कुछ भी हो, पैरेलल है बस। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एंड एट B, स्ट्राइक कर रही है B पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. Okay, तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको क्या कह रहा है ये, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये एक मिरर है, एक ये मिरर है, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। एक रे आती है जो कि इस पर्टिकुलर मिरर पे यहां पे स्ट्राइक करती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पे जाती है और फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम नाम दे देते हैं, वो क्या कह रहा है, PQ एक फर्स्ट मिरर है जिसपे कि एक लाइन इंसिडेंट रे यानी कि एक रे आती है और स्ट्राइक करती है और वापस ये लाइन है AB, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पर जाती है जो कि है RS और स्ट्राइक करती है पॉइंट C पर, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है D तक। अब वो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि AB इज पैरेलल टू CD। PQ और RS उसने दे रखे हैं कि पैरेलल हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD, हमको ये प्रूव करना है। ओके, तो अगर मैंने प्रूव कर दिया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और प्रूव हो जाएगा कि AB इज पैरेलल टू CD। आपको अगर लाइन एक्सटेंड करनी है तो एक्सटेंड करके भी देख सकते हो आप ये लाइंस, जिससे कि आपको दिख जाए कि ये लाइन जो है एक्चुअली में कैसी दिखेंगी अगर आप एक्सटेंड करोगे तो। सॉरी, ओके, तो ये आपकी पैरेलल लाइन है दो, A और ये जो एक्सटेंड हो रही है, और ये CD, और ये जो है इसकी BC, इसकी ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हम इसको अब प्रूव करना है कि ये दो एंगल जो है, दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल है। ओके, फाइन। तो पहले हमको ये पता है कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमको पता है। ओके, अगर PQ RS के पैरेलल है, ठीक है, तो होगा क्या, अगर PQ RS के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, करेक्ट। यानी कि एंगल PBC और एंगल BCS, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल BCS, ये सही है। ओके, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, और ये कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है आपके पास, और उस पर अगर कोई भी लाइन या फिर रे, नॉट लाइन, रे स्ट्राइक करती है, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये मिरर से स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इस मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस पॉइंट पर जहां पे कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट रे वहां से वापस जा रही है, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है बेसिकली, राइट, 90 डिग्री है।
और जो एंगल बनेंगे इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे से, उनको अगर हम कहें कि एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है इंसिडेंट रे से, और आर क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे से। तो इस केस में आई विल बी इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मिरर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको अगर पता है तो हम इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आगे वाला क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर, और वही चीज हम यहां पे करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमको यहां पर एंगल पॉइंट बी पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और पॉइंट सी पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो होगा क्या उससे? जो ए बी लाइन स्ट्राइक कर रही है वो है इंसिडेंट रे, और बी सी जो वापस आ रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो यानी कि ये एंगल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम मान लें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलर वे में, क्योंकि बी सी एक इंसिडेंट रे है और सी डी एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ जो वो एंगल बना रही है, नॉर्मल को नाम देते हैं यहां पे एन और ये एम। तो बी एन और सी एम जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम नाम देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो यहां पे भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप यहां पे रीजन में लिख दो, पहली चीज, ठीक है। अब देखो, एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीएस हमने निकाल लिया था। एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीएस, क्योंकि पीक्यू और आरएस दोनों के दोनों पैरेलल है, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या करते हैं हम कि हम इन पर्टिकुलर एंगल्स को डिवाइड करते हैं। तो देखो, एंगल पीबीसी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ध्यान से देखना जरा। एंगल पीबीसी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा है। वो बन रहा है एंगल पी, वो मिलकर बन रहा है एंगल पीबीएन जो कि नॉर्मल है 90 डिग्री है, और एंगल एनबीसी जो कि एंगल 2 है। ध्यान से दोबारा देखो अगर नहीं समझ में आया आपको तो। एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी किससे मिलकर बन रहा है? ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एंगल पीबीएन जो कि एंगल पीबीएन जो कि 90 डिग्री है, नॉर्मल है, और एंगल एनबीसी जो कि एंगल 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और हम दूसरे वाले एंगल यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एंगल एस सी बी। हमने बी सी एस जो लिखा था इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एंगल एस सी एम विच इज 90 डिग्री प्लस एंगल एम सी बी विच इज एंगल 3। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि इज एंगल बी सी एस विच इज एंगल बी सी एस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 90, ठीक है। हो गया। तो यानी कि इससे क्या आ गया? इससे आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। इसको दोबारा से लिख देता हूं जिससे कि आपको ये सब दिखाई ना दे चीजें। ओके, चलो ठीक है, इट्स ओके। तो हम यहां पे लिख देते हैं, से हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस 2 एंड एंगल 3 प्लस 4 शुड बी इक्वल, करेक्ट।
एंगल 1 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। तो इस पर क्या करता हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसे सॉरी नॉट प्लस, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 कैसे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब आपको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, तो कोई दिक्कत है? आई एम श्योर कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो अगर एंगल 2 रखता हूं तो एंगल 2 है प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, मतलब वही हो गया। सिमिलर वे में इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4। और ध्यान से देखो आप, ये क्या है, ये है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। और यही तो हमको प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था पहले कि अगर ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ओके, तो हमारी लाइन ए बी और सी डी दोनों की दोनों पैरेलल है। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा समझा दूंगा आपको, लेकिन कोई थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया यहां पर, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से पहले ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा एक बार, ठीक है। आप एक बार फिर भी ये क्वेश्चन देखो कि मैंने क्या बताया है, आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, और उसके बाद आपको अगर वो समझ में आ गया है तो आप आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी समझ जाओगे। इसमें करना सिर्फ ये है कि अगर मैं डायग्राम को दोबारा से बनाऊं जिससे कि ये थोड़ा क्लीन दिखाई दे, एक बार बना देता हूं दोबारा से डायग्राम। ये है पी क्यू, ये है आर एस, इस पे एक इंसिडेंट लाइन आई, दूसरी इंसिडेंट लाइन पड़ी, फिर वापस पहुंच गई, और ये मैं एक नाम दे देता हूं इनको पी क्यू, बी पॉइंट पर ए बी लाइन है, और आर एस मिरर है जो कि सी डी। ओके, हमने सिंपली क्या किया था यहां पर, हमने ये किया था यहां पर कि हमने बी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको कि हमने नाम दिया था बी एन, और हमने सी पॉइंट पर भी एक और नॉर्मल ड्रॉ किया जिसको कि हमने नाम दिया एम। ओके, सी एम। और हमने क्या किया उसके बाद, हमने उसके बाद ये कहा कि ए बी जो है वो दो एंगल है उसके अंदर, और उनको नाम दिया हमने एंगल 1 और एंगल 2। सिमिलर वे में हमने कहा बी सी डी, यहां पे भी दो एंगल हैं, नाम दिया हमने एंगल 3 एंगल 4। और हमने कहा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हमने ये कहा कि क्योंकि पी क्यू और आर एस दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए एंगल पी बी सी और एंगल बी सी एस ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, एंगल पी बी सी और एंगल बी सी एस। फिर हमने ये कहा कि एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, तो हो गया 90 प्लस एंगल 2, और बी सी एस भी है 90 प्लस एंगल 3। अब अगर ये 90 प्लस एंगल 2 है, ये 90 प्लस एंगल 3 है, तो 90 से 90 हो जाएगा कैंसिल, एंगल हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आ जाएंगे इक्वल। फिर उसके बाद हमने एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल करने के बाद उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने एंगल, फिर हो गया 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3। 2 इंटू एंगल 2 को हमने लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एक एंगल 2 को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहां हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। और वही हमको चाहिए था कि ए बी सी बी सी डी दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्रूफ हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूफ किया है कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, आपको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, प्लीज मैं कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, और मैं आपको बेटर तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। पर ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक ट्राइंगल्स है वो पढ़ेंगे, और अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज मुझे बताइए। मैं बेस्ट ट्राई करूंगा आपको सॉल्व करने का और आपको क्लैरिफाई करने का। बट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।